हम पढ़ रहे थे बच्चों पीजीटी केमिस्ट्री के लिए। आज हमें जो चैप्टर स्टार्ट करना है बच्चों वो करना है एटॉमिक स्ट्रक्चर। कौन सा करना है? एटॉमिक स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है। अब यहाँ पे ये अपना स्क्रीनिंग के लिए तो है ही बच्चों, स्टेट के लिए भी है। ये पीजीटी केमिस्ट्री के जितने भी आपके जो भी टेस्ट होने हैं उसमें ये एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, कोई भी आप टेस्ट दे रहे हैं उसमें। सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको पता होना चाहिए डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने किया। सबको पता है थॉमसन ने किया। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका आपको कोई ज़्यादा मतलब कहीं पूछा नहीं जाता कि भाई उन्होंने कैथोड रे ली थी, उसमें हाई वोल्टेज वहाँ पे गैसेस से मतलब उन्होंने ट्रांसफ़र की थी। पर कैथोड रे के जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कैथोड रे वहाँ से निकली थी उसकी वहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए कि भाई जो कैथोड रे निकली, एक तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। किसमें? स्ट्रेट लाइन में वो ट्रैवल करेगी, क्योंकि एक तो वो शेडो बनाती है बच्चों। क्या बना लेती है वो? वहाँ पे शेडो बनाती है। और ये किससे? कि भाई वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ठीक है। जो कैथोड रे जो निकली थी वो नेगेटिवली चार्ज थी बच्चों। कैसी थी? नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि वो पॉजिटिव की तरफ मूव कर रही थी। ठीक है। और वो डिफ्लेक्ट कर रही थी। इस हमें कि कैथोड रे पे कोई चार्ज था ये हमें कैसे पता लगा? क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड में, अगर मैंने यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट लगा दी या नेगेटिव प्लेट लगा दी, मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रही थी? डिफ्लेक्शन शो कर रही थी। क्या शो कर रही थी? डिफ्लेक्शन शो कर रही थी। उसके पास मूव कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी उसके पास थी और वो हीटिंग इफेक्ट भी शो कर रही थी। कौन? कैथोड रे जो थी वो हीटिंग इफेक्ट भी शो कर रही थी। तो ये प्रॉपर्टीज थी किसकी? कैथोड रे की। अब कैथोड रे में क्या पता लगा कि भाई एक तो पार्टिकल नेचर भी वहाँ पे था, जहाँ ये सारा शेडो और ये सब कुछ बन रहा है, डिफ्लेक्शन हो रही है। तो यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे वो सारे। तो उससे क्या पता लगा कि भाई ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या नाम दिया गया? थॉमसन ने क्या बताया कि भाई ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स पे? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम चार्ज आप बोलते हो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप ग्राम में लिखेंगे तो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 28 ग्राम। ठीक है, ये ग्राम में हो जाएगा और ये किस में हो जाएगा? केजी में। न्यूमेरिकल में कई बार ज़रूरत पड़ जाती है दोनों की। ठीक है। अब फिर क्या है कि जो आप बात कर रहे हैं प्रोटॉन की। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी बच्चों? गोल्डस्टीन ने की थी। किसने की थी? गोल्डस्टीन ने डिस्कवरी की थी। किसकी? प्रोटॉन की। उन्होंने किसको देखा था? उन्होंने एक तो जब एक्सपेरिमेंट किया तो वहाँ पे एक ट्यूब ली थी, मतलब आप जैसे इलेक्ट्रोड्स लेते हैं ना, तो उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड लिए थे। पर कैथोड को उन्होंने परफोरेटेड लिया था। कैसे लिया था बच्चों? परफोरेटेड, कि उसमें ऐसे-ऐसे होल्स थे। जैसे अपने सिंक की वो छलनी होती है ना, वैसे-वैसे वो परफोरेटेड थी। क्या था परफोरेटेड? कैथोड वहाँ पे परफोरेटेड थी। तो उनके वहाँ से एक्सपेरिमेंट से एनोड रे आई थी। एनोड से जो रे निकली, एनोड रे थी। वो कैसी बच्चों? स्ट्रेट लाइन में वो भी ट्रेवल कर रही थी, डिफ्लेक्ट कर रही थी मैग्नेटिक फील्ड में, और काइनेटिक एनर्जी उनके पास भी थी और हीटिंग इफेक्ट वो भी शो कर रही थी। पर फर्क क्या था कि भाई वो नेगेटिव की तरफ मूव कर रही थी, मतलब इनके ऊपर खुद के ऊपर क्या था? पॉजिटिवली चार्ज था। तो ये इनको प्रोटॉन नाम दिया गया। तब इनमें चार्ज क्या होगा? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। वो नेगेटिव था, ये पॉजिटिव, क्योंकि ये प्रोटॉन है और वो इलेक्ट्रॉन था। और प्रोटॉन का आपके पास मास क्या हो जाता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। और अगर आप किस में लिखते हैं? ग्राम में, तो यहाँ 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 24 क्या हो जाता है बच्चों? ग्राम हो जाता है। तो ये जो मासेस हैं, और जो कैथोड रे और एनोड रे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज आपको क्या है? पता होनी चाहिए। ठीक है। फिर जो अगर आप बात करते हैं कि जो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन है वो किसने की थी बच्चों? वो की थी चैडविक ने। जेम्स जो चैडविक थे उन्होंने डिस्कवरी ऑफ क्या किया था? न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ किसकी बच्चों? न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। आप चैडविक लिख सकते हैं। चैडविक ने की थी किसकी? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। कैसे की थी? तब बेरिलियम का न्यूक्लियस लिया गया बच्चों, और प्लस में पोलिनियम का जो न्यूक्लियस लिया गया। तब यहाँ से पोलिनियम से अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से रिलीज हुए थे। क्या यूज हुए थे? आप तब यहाँ से आप ये लिखिए अल्फा पार्टिकल्स, जिसको आप हीलियम का न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीलियम का न्यूक्लियस। अब फिर बेरिलियम से इस अल्फा पार्टिकल्स की जो रिएक्शन हुई, मतलब बेरिलियम है आपके पास, ये 4 होता है, बेरिलियम 9 होता है, प्लस में ये हीलियम, और यहाँ 4 और ये 2। और यहाँ से क्या बना बच्चों? कार्बन बना 6 और ये 12। और यहाँ से न्यूट्रॉन बाहर निकला था।
जिसका मास होता है चार्ज नहीं होता है, मास होता है। तो तब हमने बेरिलियम और पोलोनियम तब ये स्ट्राइक हुए तो वहाँ से अल्फा पार्टिकल बाहर निकले और उन अल्फा पार्टिकल्स की तब हीलियम बेरिलियम के न्यूक्लियस के साथ रिएक्शन हुई तो कार्बन और वहाँ से एक पार्टिकल निकला जिसका नाम क्या था, न्यूट्रॉन था। अगर आप मास की बात करते हैं तो एग्जैक्टली टू द मास ऑफ प्रोटॉन मतलब मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ किसमें बच्चों, ग्राम में। ठीक है। फिर जो आपको थॉमसन का जो मॉडल है, थॉमसन ने कौन कौन सा मॉडल दिया था, जिसको आप प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल बोलते हो या रेजिन पुडिंग मॉडल जिसको बोला जाता है। उन्होंने कुछ ऐसे बोला था कि भाई यहाँ पे जैसे हम तरबूज से अगर हम बात करें तो यहाँ पे बीज होते हैं जिसको उन्होंने नेगेटिवली चार्ज बोला और जो पूरा रेड पोर्शन होता है वो क्या होता है, वो सारा प्रोटॉन होता है और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। मतलब प्रोटॉन के मास में इलेक्ट्रॉन जो है वो एम्बेड रहते हैं। तो ये प्लम पुडिंग मॉडल था जो थॉमसन ने दिया था। आपको पता है कि बहुत सारी उसकी ड्रॉबैक्स तो थी, सारे ही थे। ठीक है। फिर जो एक्सपेरिमेंट आया बच्चों वो किसका आया, रदरफोर्ड का आया। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल्स के बेसिस पे जो आया था। ठीक है। उन्होंने क्या किया कि भाई आप यहाँ पे एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा गया, ठीक है, यहाँ इस चैम्बर में, और यहाँ पे गोल्ड प्लेट रखी गई थी। ठीक है, गोल्ड की शीट जो है वो रखी गई थी और यहाँ स्क्रीन थी। तो यहाँ से जितने भी अल्फा पार्टिकल आ रहे थे, ठीक है, इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से जितने अल्फा पार्टिकल आ रहे थे मोस्टली तो क्या हो गए बच्चे, जो यहाँ से बिल्कुल आर पार चले गए थे। कुछ क्या हो गए, जो डिफ्लेक्ट हो गए, क्या हो गए, कुछ यहाँ से डिफ्लेक्ट हो गए थे। ठीक है, क्या हुए, कुछ डिफ्लेक्ट हो गए, कहीं के यूं निकल गए, और एक दो ऐसा हुआ जो यहाँ से रीबाउंड होके निकला, जो कि बिल्कुल बहुत कम पार्टिकल्स थे। 1000 में से कोई एक ऐसी रे थी जो रीबाउंड हुई। ठीक है ना। तो ये अल्फा पार्टिकल्स टकराए, स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे, कुछ डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ आर पार निकल गए और कुछ रीबाउंस हो गए। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसी उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो न्यूक्लियर जो पार्ट होता है जो बाहर का, भाई उन्होंने बताया कि बीच में न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियर रीजन जो होता है ये बाहर वाला है, ये खाली है, इसी वजह से आर पार सारे चले गए। और जो एक दो रीबाउंड, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत छोटा है तो एक दो ही ऐसी आई जो बिल्कुल बाउंस बैक होके आई। ठीक है, और जो इससे टकराए वो क्या हो गए थे, डिफ्लेक्ट हो गए थे, क्योंकि यही कंसंट्रेटेड मास है, इसी वजह से वो कुछ क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए अपने पाथ से। ठीक है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, उन्होंने यही सब कंसेप्ट बताया, किसने, रदरफोर्ड ने, कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि भाई वहाँ पे प्रोटॉन्स होते हैं। मतलब प्रोटॉन्स कंसंट्रेटेड कहाँ पे है, न्यूक्लियस पे, सेंटर पे, ये रदरफोर्ड ही बता रहे थे। और जो इलेक्ट्रॉन होता है रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के एक सर्कुलर ऑर्बिट में, ये भी किसने बताया था, रदरफोर्ड ने। पर अब एक तो आपको रेडियस ऑफ एटम पता होना चाहिए जिसको आप 10⁻⁻10 मीटर में बोलते हैं, और जो अपना न्यूक्लियस है उसका 10⁻⁻15 मीटर आप बोल देते हो न्यूक्लियस का। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। फिर ड्रॉबैक्स क्या रहे, देखो पहली बात तो इन्होंने ये कहा ना कि एक चार्ज पार्टिकल, तब एक चार्ज बॉडी के चारों ओर घूम रहा है, तो पहली बात तो मैक्सवेल ये पहले बता चुका था कि एक चार्ज बॉडी अगर घूम रही है तो वो अपनी एनर्जी भी तो लॉस करेगी ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लॉस करता करता वो तो न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा, यूं तो एटम ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ड्रॉबैक आ गया था किसका, रदरफोर्ड का। तब जाके फिर कौन आए थे, फिर बोहर ने सारा कंसेप्ट दिया था, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि भाई वो एक फिक्स एनर्जी से घूमेगा, स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं। ऐसा रदरफोर्ड ने नहीं बोला था, वो तो कह रहा था कि वो एक एनर्जी से वो घूम रहा है, और अगर चार्ज पार्टिकल है तो वो एनर्जी अपनी लूज भी करेगा क्योंकि एक चार्ज पार्टिकल के ही चारों ओर घूम रहा है। ठीक है ना। तो ये ड्रॉबैक रहा किसका, रदरफोर्ड का। फिर जो है आपको कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए भैया, आइसोटोप क्या होता है, आइसोबार क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉन्स, आइसोस्टर्स, आइसो डाइस्पर्स क्या होते हैं। ठीक है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, जहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम रहता है, मास डिफरेंट रहता है। आइसोटोप जैसे H1 है, ये H2 है, H3 है, ये आइसोटोप है जहाँ मास डिफरेंट है और एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। आइसोबार्स क्या होते हैं, जहाँ पे एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा और सेम मास होगा, जैसे आपको कैल्शियम और पोटेशियम में बताया है कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट है पर मास नंबर क्या हो जाता है बच्चों, सेम हो जाता है। फिर आइसोटोन्स होते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ, जो सेम नंबर ऑफ आपके, सॉरी, आइसो इलेक्ट्रॉन्स में, आइसो इलेक्ट्रॉन्स में सेम नंबर ऑफ क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, क्या होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसमें, आइसो इलेक्ट्रॉन में, आइसो इलेक्ट्रॉन में। जैसे आपको पता है भाई Na पॉजिटिव है, अपना एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये Mg2 पॉजिटिव है, ये सब क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक
स्पेशीज हैं। आइसोटोन्स टोन्स जहाँ पे सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रहते हैं बच्चों, क्या रहते हैं आइसोटोन्स में, आइसोटोन्स आइसोटोन्स जहाँ पे सेम नंबर ऑफ क्या रहते हैं, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जहाँ पे रहते हैं, सेम नंबर ऑफ क्या रहेंगे न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन देखो आपको ये पता है कि मास नंबर जो होता है वो किसके बराबर होता है, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन के बराबर होता है। और आपको ये भी पता है कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन, मतलब एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपसे कई बार न्यूट्रॉन, मतलब आपको मास नंबर दे रखा होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन दे रखे होंगे, तो आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो तभी आप बता पाएंगे कि भाई आइसोटोन्स हैं कि नहीं, क्योंकि आपको नंबर ऑफ, अगर एटॉमिक नंबर दे रखा है और मास नंबर दे रखा है तो नॉर्मल सी बात है कि आप तभी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल देंगे, ठीक है ना। अब से आपके पास क्या आ जाते हैं बच्चों, आइसोस्टर्स आ जाते हैं। आइसो, ये लिखिए आइसोस्टर्स। यहाँ क्या होता है बच्चों, जहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो और नंबर ऑफ एटम भी सेम हो, नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ एटम, जैसे नंबर ऑफ एटम सेम कैसे होंगे, जैसे आप N2 की बात करें, CO की बात करें, यहाँ भी 2 ही एटम है, यहाँ भी 2 ही एटम है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन 14 ही है और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन 14 ही है। तो इनको आप आइसोस्टर्स बोलते हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम हो और नंबर ऑफ एटम भी सेम हो, ठीक है। फिर अगर आप बात करें, एक आपके पास होते हैं आइसो, देखिए आइसो डाइफर्स। इनमें क्या होता है बच्चों, इनमें जो सेम नंबर ऑफ क्या होता है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन जो होगा वो सेम होगा, ठीक है। न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का जो नंबर आएगा वो सेम रहेगा, उनको आइसो डाइफर्स आप बोलते हैं, ठीक है। या फिर A-2Z भी आप कई बार जिन्हें बोला जाता है A-2Z। ए क्या होता है, मास होता है, और Z एटॉमिक नंबर होता है, ये 2 और ये Z। ए को हमने क्या बोला है, ए को हमने मास नंबर बोला है और Z को आपने क्या बोला है, एटॉमिक नंबर बोला है, ठीक है। या तो ये सेम हो या तो ये सेम हो, आप क्या बोल देते हो, उनको आइसो डाइफर्स आप उनको नाम दे देते हैं। तो ये आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉन्स, आइसोस्टर्स, आइसो डाइफर्स, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर क्या बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती हैं आपके पास, क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये आपको पता होगा भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस तब क्या करती हैं, मूव करती हैं, तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या करती हैं, अपने साथ जनरेट करती हैं। मान लीजिए वो एक डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही हैं, तो एक डायरेक्शन में और सारी परपेंडिकुलर होंगी उनकी प्रोपेगेशन, जहाँ उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड बनाया, मान लीजिए ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनाया है, ठीक है ना, तो ऐसे उनका इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। मतलब कि सबकी अपनी क्या रहेगी, अलग अलग पोजीशन। अगर मैंने क्या बोला कि अगर प्रोपेगेशन की मूवमेंट ये वाली है, ऐसे प्रोपेगेट हो रही है, और ऐसे आपने क्या बोला कि भाई ये उसका मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है इस तरफ, क्या आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, तो ऊपर की तरफ ऐसे मूव करते हुए क्या आ जाएगा उसका, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड था तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो सब में वो परपेंडिकुलर होते हैं आपस में, सारे प्रोपेगेशन की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, सबकी अपनी आपस में क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे। फिर आपको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे आप बात करते हैं लैम्डा की, सबको पता होगा, वेवलेंथ जिसको आप बोलते हो सेंटीमीटर, मतलब जो भी लेंथ की यूनिट होती है वही होती है, जिसको आप क्या बोलते हो कि तब आप डिस्टेंस मेजर करते हो क्रस्ट और ट्रफ का, ठीक है। ये क्रस्ट होता है और नीचे वाली को आप क्या बोल देते हो, ट्रफ। तो जो डिस्टेंस होता है 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट में या 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ में, वही क्या बोल देते हो आप, उसको लैम्डा बोल देते हो। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वेव पासिंग फ्रॉम, मतलब आप ये बोलिए कि एक पॉइंट पे, ठीक है, एक सेकंड में कितनी वेव पास हुई है, उसको आप क्या बोल देते हो, उसकी फ्रीक्वेंसी बोल देते हो। और वेलोसिटी क्या होता है, लीनियर डिस्टेंस जो एक वेव ने ट्रेवल किया है पर सेकंड में, क्या है, लीनियर डिस्टेंस, एक सेकंड में किसी वेव ने जो ट्रेवल किया है, क्योंकि यहाँ लगा दिया गया है। वेवलेंथ में तो सिर्फ आप क्रस्ट और जो जो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट होते हैं उनका डिस्टेंस लेते हैं, वेलोसिटी में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया एक वेव ने पर सेकंड में वो बात कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी की एक पॉइंट से एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ वेव पास हुई वो फ्रीक्वेंसी हो जाती है। एम्पलीट्यूड, हाइट जो हो जाती है ये क्रस्ट की या ट्रफ की, वो एम्पलीट्यूड हो जाता है। फिर वेव नंबर ऐसे होता है जो कि इनवर्स ऑफ लैम्डा होता है बच्चों,
क्या होता है, मतलब 1/λ को ही आप क्या बोलते हो, वेव नंबर। और वो क्या है, पर सेंटीमीटर चेक किए जाते हैं, कितनी वेव है किसमें, पर सेंटीमीटर, वही क्या हो जाता है आपके पास वेव नंबर। और ये रिलेशन आपको याद रखना है, c इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू में लैम्डा, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू में वेव लेंथ। ठीक है। और जो देखो इसकी यूनिट सेंटीमीटर होती है, तो वेव नंबर की क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगी। ठीक है। फिर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी होती है कॉस्मिक रे की होती है बच्चों, क्या होती है, कॉस्मिक रे होता है। फिर एक्स रे होती है, एक्स रे के बाद क्या होती है, ये सॉरी कॉस्मिक, ये गामा बच्चों, यहाँ गामा लिखना, फिर एक्स रे होती है, सॉरी ये कॉस्मिक, फिर गामा, फिर क्या है एक्स रे, फिर यूवी रेज, और फिर विजिबल स्पेक्ट्रा आ जाता है, विजिबल आ जाता है सारा, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, और फिर आपके पास जो आ जाती है वो रेडियो वेव्स आ जाती हैं। ठीक है। देखो कॉस्मिक सबसे ज़्यादा, मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, इस तरफ जाओगे तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, यहाँ जो म्यू है वो कम हो जाएगा, पर लैम्डा यहाँ पे बढ़ जाएगा। इस तरफ जाओगे तो आपका लैम्डा बढ़ जाएगा। कई बार यहाँ से क्वेश्चन ही आया है, कई बार ऑर्डर लगवाया गया है फ्रीक्वेंसी का, कई बार लैम्डा का, तो ये आपको एग्जैक्टली ऐसे की ऐसे याद होनी चाहिए। कॉस्मिक, गामा, एक्स, यूवी, विजिबल, IMR, मतलब इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स। ठीक है। फिर आपके पास जो थ्योरी आ जाती है बच्चों, वो किसकी आ जाती है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। किसकी बात कर रहे हैं आप, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है। प्लैंक्स ने क्या कहा था, वो कह रहे थे कि भाई जो एनर्जी आती है वो एक पैकेट्स की फॉर्म में आती है। ठीक है। मतलब जो आप स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर होती है। ठीक है। एब्जॉर्ब हो सकती है, एमिट हो सकती है। और उसमें उन्होंने फिर एक रिलेशन बताया था एनर्जी का आपने, और वेवलेंथ का। ठीक है। उन्होंने एनर्जी को क्या बताया कि एनर्जी किसके बराबर है, एनर्जी होता है h इंटू में म्यू के। किसके, जो एनर्जी जो फोटोन्स के पास है, जो फोटोन्स होते हैं पैकेट ऑफ लाइट्स, वो क्या होती है, एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू। तो म्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को आप 1/λ भी लिख सकते हो, ई इज इक्वल टू एच, और ये आप लैम्डा लिख सकते हो यहाँ पे इसको। ठीक है। और नंबर ऑफ फोटोन्स होंगे तो यहाँ n लिख दोगे, एक के लिए बात करें तो 1 रह जाएगा, अदरवाइज यहाँ n लिख दो। h क्या होता है बच्चों, प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपके पास क्या रहती है, 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड JS। ठीक है। ये h, ये h होता है बच्चों। ठीक है। ये क्या होता है, h। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जो एनर्जी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी की होती है, या तो ये फॉर्मूला लिख दो, ये वाला लिख दो, कोई भी लिख दोगे, और h जो कांस्टेंट है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो एनर्जी ऑफ क्वांटम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों फ्रीक्वेंसी के। फिर कुछ बोर मॉडल का कंसेप्ट आपको याद रखना है, और तो बहुत कॉमन चीज़ें तो आपको पता ही है, जो बहुत काम की हैं वही आपसे बात करनी है। और तो सबको पता है कि भाई उन्होंने शेल के बारे में बताया, ऑर्बिट्स के बारे में बताया, पर मेन जो पॉइंट है, ठीक है, एक तो ये बताया कि उन्होंने एक स्टेशनरी ऑर्बिट्स के अलोंग सारे इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। क्या है, ऑर्बिट्स के अलोंग क्या है, इनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। फिर उन्होंने ये भी बताया कि भाई पहले में 2 8, ठीक है, ये सब कुछ आपको पता ही होगा। और बोहर मॉडल सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए लगता है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। बोहर मॉडल किसके लिए है, एक 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है। उन्होंने एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताया कि भाई जो एक ऑर्बिट होता है वो एक फिक्स्ड, उसका क्या रहता है, एंगुलर मोमेंटम। और हर एक अलग अलग ऑर्बिट में आप जाओगे तो वहाँ पे क्या हो जाता है, उसका इंटीग्रल मल्टीपल आपको मिलेगा उस एंगुलर मोमेंटम का। तो वो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या दिया था, mvr इज इक्वल टू NH/2π। mvr इज इक्वल टू NH/2π उन्होंने बताया था एंगुलर मोमेंटम, कि ये एक शेल का जो ऐसे एंगुलर मोमेंटम रहता है, क्योंकि घूम रहे हैं ना तो मोमेंटम तो आएगा ही। और h/2π को बच्चों h क्रॉस भी लिखा जाता है। h बाई, मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, mvr इज इक्वल टू n h क्रॉस। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला h/2π को आप h क्रॉस लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है। फिर और उन्होंने सारी ट्रांजिशन की बात की थी कि भाई अगर आप लो एनर्जी से हाई एनर्जी पे जा रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है कि पहली बात तो आप इसको एनर्जी मिलेगी, फिर ये हायर टू लो आएगा तो एनर्जी क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। ठीक है ना, जो ट्रांजिशन या ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, यहाँ से कोई क्वेश्चन कोई मतलब नहीं है, जो क्वेश्चन आएगा अब इन फॉर्मूले से आएगा, अब उस पर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि उन्होंने रेडियस का फॉर्मूला दिया, रेडियस क्या बताया उन्होंने,
कि वो होता है 0.53 इंटू में एन स्क्वायर बाई में जेड। एन स्क्वायर जो नंबर ऑफ ऑर्बिट जो होगा बच्चों, ठीक है, और जो जेड होगा वो आपको पता ही एटॉमिक नंबर की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एटॉमिक नंबर की। और ये एंगस्ट्रॉम में आपको लेना है। क्या है? 0.53 इंटू में एन स्क्वायर बाई में जेड। याद रखना है रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये रिलेशन पूछा गया था, रेडियस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? एटॉमिक नंबर के या फिर अपने जो ऑर्बिट जो होता है उसके नंबर के। तो एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस। तो 0.53 इंटू में एन स्क्वायर बाई में जेड। आर इज इक्वल टू 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई में जेड। याद रखना है, इसलिए बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। फिर है वेलोसिटी कैसे निकाली गई थी? वेलोसिटी जो बोहर ने जो निकाली, सारे ऑर्बिट्स की हम बात कर रहे हैं, तो वो होती है बच्चों 2.18 इंटू में 10 की पावर 6, और वो होती है z बाय में n, ठीक है। z एटॉमिक नंबर, n जो आप ऑर्बिट का नंबर बता रहे हैं, मीटर पर सेकेंड में ये निकली थी 2.18 इंटू 10 की पावर 6 इंटू में z बाय n। ये रिलेशन जरूर याद रखना है कि वेलोसिटी किसके डायरेक्टली होती है और इनवर्सली किसके होती है। फिर टोटल एनर्जी का फॉर्मूला की उन्होंने बात की। टोटल एनर्जी जो होती है बच्चों, वो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है या फिर पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होती है। टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी का आप क्या कर दीजिए? हाफ कर दीजिए। यहाँ से एस्टेट में न्यूमेरिकल जरूर पूछा गया है, ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को जरूर ध्यान रखेंगे। या फिर टोटल एनर्जी जो निकाली जाती है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखेंगे। फिर टोटल एनर्जी जो होती है बच्चों, वो किसके इक्वल होती है? -13.6 इंटू में जेड स्क्वायर बाय में एन स्क्वायर। जेड स्क्वायर बाय में एन स्क्वायर। अपना जो रेडियस वाला था वहाँ क्या था? एन स्क्वायर बाय में जेड था। वेलोसिटी वाले में जेड बाय एन था, ठीक है। यहाँ क्या है? जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर है, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम ये एनर्जी निकाली गई है। फिर जो फॉर्मूला है बच्चों टाइम पीरियड का, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। टाइम पीरियड जो होता है, टाइम पीरियड किसके बराबर बताया उन्होंने? एन क्यूब बाई में जेड स्क्वायर, ठीक है। टाइम जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन क्यूब बाई में जेड स्क्वायर, और फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा हो जाती है। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? जेड स्क्वायर बाई में एन का क्यूब, ठीक है। बोलो। फिर है बात आयनाइजेशन एनर्जी की। ये सारे फॉर्मूले याद रखने हैं। आयनाइजेशन एनर्जी वो क्या होती है? +13.6 इंटू में जेड स्क्वायर। 13.6 इंटू में जेड स्क्वायर, ठीक है बच्चों। फिर एक होती है बाइंडिंग एनर्जी। क्या है? बाइंडिंग एनर्जी आप उसको बोलते हैं जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है कि इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए किसी स्टेट से इन्फिनिटी स्टेट पे, किसी भी स्टेट से किसी इनफाइनाइट स्टेट पे लेके जाओगे तो उसको आप बाइंडिंग एनर्जी बोलते हो। तो वो किसके बराबर होती है बच्चों? बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी बाय में एन स्क्वायर, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम ही आएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई? या फिर और मैंने बाइंडिंग एनर्जी का और फॉर्मूला लिखा है क्या? बाइंडिंग एनर्जी को आप एक तरीके से और लिख सकते हैं। ये 13.6 अभी मैंने लिखा तो था शायद ये। हाँ, जैसे ये टोटल एनर्जी थी ना बच्चों, जो टोटल एनर्जी थी इसमें हमने क्या लिखा था? टोटल एनर्जी में लिखा था माइनस, कहाँ गया? -13.6 इंटू में जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। बाइंडिंग एनर्जी में आप क्या कर दोगे? +13.6। बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी +13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ये बाइंडिंग एनर्जी में आ जाएगा, ठीक है। फिर जो अपना बोहर ने दिया, वो दिया था बच्चों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आए फॉर्मूले से, मैं ये बता रही हूँ, न्यूमेरिकल भी नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला दिया गया था कि बाइंडिंग एनर्जी किससे या टाइम पीरियड किसके डायरेक्टली होता है, एन स्क्वायर के या एटॉमिक नंबर के या किसके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की बात चल रही है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में जो आपको याद रखना है, आपने को पता है ना एक स्पेक्ट्रा आता है हाइड्रोजन का, तब आप क्या करते हैं कि गैस को एक लो प्रेशर पे रखते हैं एक डिस्चार्ज ट्यूब में, तब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो अपने को एक स्पेक्ट्रा मिल जाता है। तो उस स्पेक्ट्रा में आपको लाइन मिलती है अलग अलग, जिसमें आपको सबसे पहली लाइन क्या मिली थी? लाइमन सीरीज, लाइमन। फिर क्या होती है बच्चों? बाल्मर सीरीज। बाल्मर के बाद क्या आ जाता है? पास्टन सीरीज। फिर क्या आ जाता है? ब्रैकेट। फिर क्या आ जाती है बच्चों? पी फंड, ठीक है। यहाँ तक आपको याद रखनी है, लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट और पी फंड। इसके लिए n इज इक्वल टू 1 होता है, इसके लिए n इज इक्वल टू 2 होता है, इसके लिए 3 होता है, इसके लिए 4 होता है, और इसके लिए क्या होता है? 5 होता है। 4 और 5 इनका कहने का मतलब क्या है वो देखो। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप
पी फंड को, तो इसकी जो ग्राउंड स्टेट है ना वो फिफ्थ है, फिफ्थ से ही आप इसको सिक्स्थ पे ले जा सकते हैं और इसी को आप सेवन्थ पे लेके जा सकते हैं। इससे 5 से नीचे इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो शुरू ही किस पे होता है, n इज इक्वल टू उसके लिए 5 है बच्चों। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये होता है। और जहाँ उन्होंने फिर वेव नंबर या लैम्डा निकालने के लिए एक फार्मूला दिया था, ठीक है, वेव नंबर या फिर अपने पास वेवलेंथ निकालने के लिए एक फार्मूला दिया था, जिसमें उन्होंने क्या बोला था, वेव नंबर इज इक्वल टू आर एच, जिसको रिडबर्ग कांस्टेंट बोला जाता है, जेड स्क्वायर, एटॉमिक नंबर आपको पता है ये होता है 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। और जो n2 होता है बच्चों वो नंबर ज़्यादा होगा कंपैरिजन टू n1 के। मतलब कि अगर ये 1 है तो ये आपको 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है। हम ये कह सकते हैं ये ट्रांजिशन फोर्थ वाली जो ऑर्बिट है उससे कहाँ पे हुई है, पहली वाली से पहली वाले पे हुई है, तो ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, मतलब n2 ज़्यादा होगा कंपैरिजन टू n1। ठीक है, ये रिडबर्ग कांस्टेंट होता है जिसको आप क्या, इसका जो वैल्यू होती है वो होती है 1.1 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। ठीक है, बात समझ गए ना। और इसी को आप लैम्डा भी निकाल सकते हो क्योंकि 1/λ होता है वेव नंबर, तो यहाँ से वेव लेंथ भी निकाल सकते हो और वेव नंबर भी निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मतलब करके बता देते हैं इस फॉर्मूले में ही, ताकि आपको समझ में आए। आपको लैम्डा कैलकुलेट करना है बच्चों, कैलकुलेट क्या करना है, लैम्डा करना है, किसके लिए, सेकेंड लाइन, फॉर सेकेंड लाइन, फॉर सेकेंड लाइन, किसके लिए, बाल्मर सीरीज के लिए। एक चीज़ और बतानी थी बच्चों पर, बाल्मर सीरीज के लिए। और कौन सा एटम है वहाँ पे आपके पास, हीलियम है, H पॉजिटिव, आपके पास आयन है, नोट एटम, आयन। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था ना सिर्फ जहाँ एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा और पूरा बोहर मॉडल वहीं लगने वाला है। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि देखो लाइमन और बाल्मर सीरीज थी दूसरी, बाल्मर के लिए n क्या है, ग्राउंड स्टेट वाला वो 2 ही है बच्चों, क्या है वो 2 है, ये तो फिक्स्ड है। तो उन्होंने बोला कि उसकी दूसरी लाइन, ठीक है, अब पहली लाइन देखेंगे फिर दूसरी लाइन देखेंगे, चलो पहले यही करा देते हैं। तो इन्होंने बोला सेकंड लाइन के लिए आपको लैम्डा निकालना है। तो अगर ये बना दे कि भाई ये n इज इक्वल टू 1 है, फिर n इज इक्वल टू 2 है, और यहाँ n इज इक्वल टू 3 है, और यहाँ n इज इक्वल टू 4 है। तो मान लीजिए पहली लाइन जो बनी होगी वो 3 से 2 पे आया होगा, ये तो पहली लाइन हो गई क्योंकि बाल्मर सीरीज के लिए n2 ही होता है, वो 1 पे नहीं आ सकता। तो दूसरी लाइन क्या रही होगी बच्चों, तब वो 4 से किस पे आए, तो 4 से वो किस पे आए, 2 पे आए, तो सेकेंड लाइन ये है। तो इसके लिए n1 तो क्या हो गया, n1 तो हो गया 2, और जो n2 हो गया बच्चों वो आपके पास क्या हो गया 4, क्योंकि सेकेंड लाइन के लिए n की वैल्यू जो होगी वो 4। तो फॉर्मूले में पुट कर देंगे, फॉर्मूला क्या है, क्योंकि लैम्डा पूछा गया, 1/λ इज इक्वल टू आर एच। और हीलियम का एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, वो तो 2 ही होता है, तो 2 ही रहेगा, उसका स्क्वायर कर दो। और फिर क्या आ जाता है, n1 का स्क्वायर, n1 क्या है बच्चों 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस में n2 क्या है बच्चों 4 का स्क्वायर कर दो, तो ऐसे आपके पास आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई। फिर एक जो इम्पोर्टेंट और बात पूछी जाती है वो क्या है बच्चों, वो भी ध्यान से सुनो, कि जो लाइमन सीरीज होती है ये कौन सी रेंज में आती है बच्चों, ये यूवी रीजन में आएगी, किसमें, यूवी रीजन में आएगी। बाल्मर वाली किस में आएगी बच्चों, विजिबल रीजन में आएगी। और ये इंफ्रारेड रीजन में आ जाएंगी, ये अपनी पास्चन, मतलब पास्चन ब्रैकेट और पी फंड, ये तीनों की तीनों किस में आ जाएंगी, आईआर रीजन में आ जाएंगी, इंफ्रारेड रीजन में। ये यूवी रीजन में, ये विजिबल रीजन में, ये आईआर रीजन में। इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है ना। और जो किसी भी आप सीरीज की, किसी भी सीरीज की अगर आप क्या फर्स्ट लाइन को देखेंगे, जो फर्स्ट लाइन होगी तो उसके लिए लैम्डा मैक्सिमम आएगा बच्चों, उसका लैम्डा क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। और तब आप लास्ट लाइन देखेंगे तो उसके लिए लैम्डा मिनिमम होगा। ठीक है, जो किसी भी सीरीज की जो पहली लाइन होगी उसके लिए लैम्डा मैक्स रहेगा, और उसकी जो लास्ट लाइन होगी उसके लिए लैम्डा मिनिमम होगा। ठीक है, टोटल स्पेक्ट्रल लाइन कैसे निकालते हैं, कि भाई एक स्पेक्ट्रा आपको दे दिया कि भाई एक ब्रैकेट है, भाई पूरी ये स्पेक्ट्रा है ब्रैकेट का, जैसे हमने बोल दिया लाइमन का पूरा एक स्पेक्ट्रा आ गया, सीरीज आ गई, तो इसमें कितनी नंबर ऑफ ट्रांजिशन रहेंगी, तो वो आप कैसे निकालते हो, वो निकालते हो बच्चों आप डेल्टा एन इंटू में डेल्टा एन प्लस में 1 और बाय में 2। अब डेल्टा एन क्या है वो आपको पता होना चाहिए, डेल्टा एन n2 माइनस n1 आप करते हो, क्या करते हो बच्चों,
n2 माइनस में n1, डेल्टा n2 माइनस में n1 तभी डेल्टा n आएगा। वो तो आपको गिवन होगा ना, जैसे अभी हम बात कर रहे थे भाई सेकेंड लाइन बनी या थर्ड लाइन बनी, उसके बेसिस पे आपको करना होता है। ठीक है, कि भाई किसी ने यूँ दे रखा है कि भाई n2 आपके पास 4 है, जैसे अभी हम ऊपर बात कर रहे थे n2 4 है और n1 आपका अब की बार 1 है। पहले तो n1 2 था क्योंकि बाल्मर था, अब उसने ये बोल दिया कि भाई ये है अपनी लाइमन सीरीज, तो लाइमन के लिए तो n1 ही होता है, लाइमन के लिए फिक्स है कि n1 होगा, बाल्मर के लिए फिक्स है n2, जो n1 वाली वैल्यू होगी ना वो इनके फिक्स है सबकी, लाइमन बाल्मर पास्टन ब्रैकेट पी फंड और 6 जो होती है वो हेम्फ्री होता है वैसे तो। ठीक है, तो ये इनके फिक्स है। n2 बदलता रहता है कि वो ये बोल दे भाई पहली एक्साइटेड स्टेट, वो बोल दे दूसरी एक्साइटेड स्टेट, तीसरी एक्साइटेड स्टेट, वो कैसे निकालनी होती कुछ तो आपको समझ में आएगा ही होगा। जैसे मैंने बोल दिया भाई आप लाइमन के लिए बात कर रहे हैं तो लाइमन के लिए n1 1 ही होगा, फिर उसने ये अपना 2 लिख दिया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ 4 आ गया, ये 5, तो पहली एक्साइटेड स्टेट मान लीजिए हम ये कह रहे हैं कि भाई उसकी एक्साइटेशन हुई या डी एक्साइट हुआ, कुछ भी हो सकती है, ट्रांजिशन देगा वो ऑल ओवर, तो 2 से मान लीजिए वो 1 पे आया तो ये पहली स्टेट हो गई, ये क्या हो गई दूसरी हो गई, और ये क्या हो जाएगी तीसरी हो जाएगी, और ये वाली चौथी ट्रांजिशन हो जाएगी। ट्रांजिशन हुई तो मान लीजिए वो बोले कि भाई तीसरी ट्रांजिशन के लिए, तीसरी ट्रांजिशन हुई है उसके लिए n1 और n2 बता दीजिए। तीसरी ट्रांजिशन हुई है, 3 ट्रांजिशन हो गई, तो पहली ट्रांजिशन के लिए भाई n2 से n1 पे आया होगा, ये पहली ट्रांजिशन हो गई। दूसरी ट्रांजिशन से 3 से 1 पे आया होगा, ये दूसरी ट्रांजिशन हो गई। तीसरी के लिए देखो n2 देखो क्या हो गया, तीसरी ट्रांजिशन के लिए n2 क्या हो गया अपना, ये अपना 4 से किस पे आया होगा 1 पे आया होगा, तो ऐसे आपको निकालना होता है। ठीक है, तो n1 n2 आप ऐसे डिसाइड करते हैं और फिर आप टोटल स्पेक्ट्रल लाइन्स ऐसे निकाल लेंगे कि डेल्टा n इंटू में डेल्टा n प्लस में 1 और बाय में 2, तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइन्स आपकी ऐसे कैलकुलेट हो जाएंगी कि भाई बाल्मर सीरीज में कितनी है या पास्टन में कितनी है, तो वो आप बता देंगे ऐसे करके। क्वेश्चन आप देखोगे जैसे मान लीजिए ऐसे दे रखा बच्चों, बाल्मर सीरीज में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है 14th एक्साइटेड स्टेट से, 14th एक्साइटेड स्टेट से और अपनी ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, बाल्मर सीरीज के लिए ग्राउंड स्टेट क्या है उसका n1 जो हो जाएगा, n1 जो हो जाएगा बच्चों उसकी ग्राउंड स्टेट वो तो 2 ही रहती है क्योंकि लाइमन आता है फिर बाल्मर आता है। जो एक्साइटेड स्टेट दे रखी होती है ना बच्चों उससे एक बढ़ा के n माना करते हैं, जैसे 14th एक्साइटेड स्टेट है तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, n2 की वैल्यू आपके पास 15 हो जाएगी, मतलब आप क्या कर देंगे 15 में -2 कर देंगे, तो यहाँ पे फिर आपके पास 13 जो हो जाएंगी, यहाँ पे वो लाइन्स आ जाएंगी, इतनी ट्रांजिशन होंगी। ठीक है, 14th एक्साइटेड स्टेट से उसकी ग्राउंड स्टेट तक इतनी ट्रांजिशन वहाँ पे होने वाली है। ठीक है, ठीक है, हायर एनर्जी और लोअर एनर्जी माइनस करना होता है, मतलब हायर टू माइनस लोअर, हायर से माइनस लोअर, तो जितनी एक्साइटेड स्टेट दे रखी होती है उसका एक बढ़ा लो, वो उसकी एन की वैल्यू होगी, और फिर ग्राउंड स्टेट में देख लो कि भाई ग्राउंड स्टेट क्या दे रखी है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर बात हम करते हैं डी ब्रोगली की। डी ब्रोगली ने क्या बताया था बच्चों, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। ठीक है, किसी चीज उन्होंने क्या कहा भी कोई भी मैटर है वो 2 ही चीजें रखती है, दोनों रखती है, पार्टिकल नेचर भी होता है उसका, वेव नेचर भी होता है, तो उन्होंने बताया कि लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। किसने बताया, डी ब्रोगली ने। किसने बताया बच्चों, डी ब्रो, डी ब्रो है ये तो हमारा डी ब्रोगली, इन्होंने बताया कि पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर होता है किसी भी मैटर के पास, दोनों चीजें होंगी। ठीक है, मास आपको केजी में लेना होता है, यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा गया था, स्टेट में करेंगे क्या पूछा गया था वो भी। ये अपना वेवलेंथ ही है, ये प्लैंक कांस्टेंट है, ये अपनी क्या है मीटर पर सेकंड मतलब वेलोसिटी हो गई। ठीक है, अब देखो क्या है कि आपको लैम्डा बताना बच्चों, फाइंड क्या है लैम्डा। एक बॉल दे रखी है आपको, क्या दे रखी है, एक बॉल दे रखी है, उसका मास दे रखा है 100 ग्राम, क्या दे रखा है 100 ग्राम आपको मास दे रखा है, और वो एक वेलोसिटी के साथ घूम रही है जिसकी वेलोसिटी है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। निकाल दो, लैम्डा कैलकुलेट करना है, मास आपको दे रखा है, वेलोसिटी भी आपको दे रखी है, फार्मूला क्या है लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। वेलोसिटी है, मास है, प्लैंक कांस्टेंट, ये कांस्टेंट ही होता है, क्या वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। मास क्या है 100 ग्राम, किस में लेना है बोलो बोलो, केजी में लेना है, तो ये डिवाइड कर दो 0.1 आ जाएगा, 1000 से डिवाइड कर दो 0.1 आ गया, इंटू में 10⁵ 5। ठीक है, तो अपने पास क्या बच जाएगा, ये लगभग
कैलकुलेट करोगे तो 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस लगभग 38 मीटर के आसपास आ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना बच्चों। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर आपको रिलेशन पूछ लिया जाता है लैम्डा और मोमेंटम का, लैम्डा एंड मोमेंटम। मास इनटू में वेलोसिटी मोमेंटम ही तो होता है, तो आप ये भी तो लिख सकते हो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। कोई गलत बात तो नहीं है, तो वो चीज़ आपको करनी है। फिर क्या न्यूमेरिकल दिया जाता है, भाई आपको लैम्डा दे रखा है, ठीक है, आपको मोमेंटम कैलकुलेट करना है, फाइंड पी। एक पार्टिकल उसकी वेवलेंथ दे रखी है 10 की पावर माइनस 30 और मोमेंटम निकालना है, तो क्या निकाल दोगे, लैम्डा है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। एच कॉन्स्टेंट है, लैम्डा की वैल्यू दे रखी है 10 की पावर माइनस 30 करो, इज इक्वल टू ये 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, और ये आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट नहीं कर दोगे, बहुत आसान है, ठीक है ना। फिर काइनेटिक एनर्जी के साथ आपको जो मोमेंटम है उसका रिलेशन देखना होता है। इसके साथ काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का वो कुछ ऐसे होता है बच्चों, अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, ये मास है अपना, ये काइनेटिक एनर्जी है, वो बराबर होती है मास इंटू में वेलोसिटी के, मतलब मोमेंटम के। ये चीज़ तो हम बात कर रहे हैं कि आपको मोमेंटम का और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन पता होना चाहिए। मास आप किस में लेंगे, केजी में लेने वाले हैं, ठीक है। चीज़ समझ में आ गई बच्चों। फिर आप लैम्डा भी निकाल सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पुट कर सकते हो ना, अभी तो आपको बहुत सारे रिलेशन पता लग गए होंगे। तो और रिलेशन लैम्डा का क्या बन सकता है, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि लैम्डा इज इक्वल टू, ठीक है, आप किसके बराबर लिखेंगे उसको, उसको लिखेंगे h बाय रूट 2m, और ये चार्ज हो जाता है और ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है, ऐसे लिखा जाता है उसको। ये पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस। एक मिनट दो बच्चों, मैं इसको चार्ज लगा दूं लैपटॉप को, इसकी बैटरी खत्म हो रही है, ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। गिवन होगा, ये मत सोचिएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस आप कहाँ से लाएंगे, बस ये लैम्डा के लिए था कि जहाँ पे आप h बाय ये क्या हो जाता है 2 और ये m, ये चार्ज होता है और ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। या फिर एक डायरेक्ट एक फॉर्मूला और लगता है बच्चों, जिसको आप बोलते हैं लैम्डा इज इक्वल टू रूट 1/50, और ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये आंसर में निकलता है, ठीक है। तो आप ये वाला ज़रूर याद रख लीजिएगा, और आप याद रखें ना रखें ये कोई ज़रूरी नहीं, ये ज़रूर याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि रूट 2m काइनेटिक एनर्जी इंटू में इज इक्वल टू एम, ठीक है। फिर आपको जो बोहर रेडियस का और लैम्डा का वो रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने मोमेंटम का निकाला था बोहर में, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, यही निकाला था एन एच बाई 2 पाई। अब यहाँ पे एक चीज़ और बना सकते हो आप, मतलब लैम्डा के बेसिस पे, वी में नहीं, वेलोसिटी और उसमें आपको लैम्डा चाहिए, तो आप लिखते हो 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा, 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक है। जिसको आप नंबर ऑफ ऑर्बिट एन की वैल्यू, और रेडियस तो आपको याद ही होगा, बताओगे एक बार रेडियस क्या निकाला था, इज इक्वल टू 0.53 इंटू में बोलो 53 है बच्चों, 53 ऊपर में एन स्क्वायर बाय में जेड, जिसको याद था बहुत बढ़िया, और ये एंगस्ट्रॉम में निकाला था, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन बताओगे आप न्यूमेरिकल करके, बहुत इजी है और अपने स्टेट में डायरेक्ट आते हैं, डायरेक्ट आते हैं। आपको लैम्डा निकालना है बच्चों, ठीक है, आपको क्या निकालना है, लैम्डा, और एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दे रखी है आपको, v दे रखी है, वो दे रखी है 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा आपको कैलकुलेट करना है। बताइए कैसे निकालेंगे, लैम्डा कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी आपको दे रखी है, पहली बात तो फार्मूला क्या लगाएंगे वो देखो, तो आप क्या लगाएंगे, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम भी लगा सकते हैं। मास आपको पता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, तो मास क्या हो जाएगा 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, और वेलोसिटी आपको दे ही रखी है 10 की पावर 6, और ऊपर ये कांस्टेंट है ही हमारे पास, प्लैंक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, निकाल लोगे, ऐसे ही कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई ना आपको। और लैम्डा वाला भी फॉर्मूला अगर ध्यान रखना चाहो तो क्या बोला था, लैम्डा इज इक्वल टू एच
m ये अपना क्या था, ए रूट में 2n था कि बच्चों m था, ये हमारे पास m था, m है ना, मास था। और यहाँ q और पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हमने ऐसे कर दिया था। ठीक है, याद रखना चाहो तो रख लो, नहीं तो कोई ज़रूरी बात नहीं है। फिर हमारे पास क्या है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वो क्या कहता है, तभी पोजीशन और मोमेंटम एक साथ आप नहीं निकाल के बता सकते। एक टाइम पे आप या तो उसका मोमेंटम बता दो या तो उसकी वेलोसिटी मतलब पोजीशन कैलकुलेट करके बता दो। एक समय पे आप इलेक्ट्रॉन का या तो पोजीशन बता पाओगे और या तो उसका क्या बता पाओगे, मोमेंटम। यही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। सर्टेनिटी से मैं नहीं बता सकता भाई यही पोजीशन होगी यही वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी तो रहेगी। तो पोजीशन डेल्टा एक्स होती है, इनटू में मोमेंटम डेल्टा पी होता है, वो इक्वल या फिर ग्रेटर होगा इससे h बाय 4 पाई। और h बाय 2 पाई को हम क्या लिख सकते थे बच्चों, h बाय 2 पाई को हम h क्रॉस भी लिख सकते थे। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और मोमेंटम का फार्मूला और क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू में वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज हो सकती है, मास में डेल्टा नहीं लगा सकते हैं आप। ठीक है, फिर और क्या यहाँ से फॉर्मूले बन सकते हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। टाइम में भी बन सकता है बच्चों, वो लिखा जाता है डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी इंटू में डेल्टा एक्स पोजिशन ही है, और यहाँ पे मोमेंटम होता है डेल्टा पी डेल्टा टी इज इक्वल टू इक्वल और ग्रेटर देन h बाय 4 पाई। ठीक है, तो ये अनसर्टेनिटी मोमेंटम का टाइम का रिलेशन अगर दिया हो, मेन ये वाला है आपका। ठीक है, मेन ये वाला। वैसे एनर्जी की फॉर्म में भी होता है कि डेल्टा ई इंटू में डेल्टा टी और यहाँ पे इक्वल ग्रेटर देन h बाय 4 पाई। यहाँ पे जैसे पोजीशन था मोमेंटम था, यहाँ मैंने एनर्जी और टाइम ले लिया, इक्वल ग्रेटर देन h बाय 4 पाई। ठीक है, तो यहाँ आप अनसर्टेनिटी इन एनर्जी आप यहाँ से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो काफ़ी ज़्यादा क्या रहते हैं बच्चों, इम्पोर्टेंट रहते हैं। वेलोसिटी वाला भी आप निकाल सकते हो। अगर वेलोसिटी का दे रखा है तो पोजीशन ये होती है और फिर आप यहाँ वेलोसिटी लिख लीजिए बस, क्योंकि आप मोमेंटम को क्या लिख सकते हो बच्चों, एम डेल्टा वी है ना, तो मास को नीचे ले आना, तो इक्वल ग्रेटर देन h बाय 4 पाई m। ये तो आसान है। ठीक है ना, गुड गुड गुड। अब आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कराते हैं। क्वांटम नंबर्स 4 सेट होता है, जो कि आपस में सारे कभी भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए कभी भी सेम नहीं हो सकते। पहला कौन सा होता है बच्चों, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि बोहर ने दिया था। पहला जो नंबर होता है जिसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि किसने दिया था, बोहर ने दिया था। जिससे क्या पता लगता है, आप शेल को बताते हो कि कौन सी ऑर्बिट होगा, कौन सी शेल होगी, क्या एनर्जी होगी। अगर आप नंबर ऑफ सब शेल बताएं तो किसके बराबर बताया उन्होंने, नंबर ऑफ सब शेल n के बराबर ही होता है। n की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 सो ऑन, ये सब कुछ चलता जाएगा। और n गिवन n में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसे निकाले जाते हैं, n स्क्वायर। नंबर ऑफ जो आपके पास शेल है उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसे निकाले जाते हैं, n स्क्वायर से। और एंगुलर मोमेंटम कैसे निकाला जाता है बच्चों, mvr इज इक्वल टू nh बाय 2 पाई। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है तो इम्पोर्टेंट है, भूलेंगे नहीं। फिर क्या है आपके पास, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको सब्सिडरी क्वांटम नंबर या सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बोला जाता है, समरफील्ड ने इसको दिया था। क्या बोल रहे हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एल से इसको डिनोट किया जाता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर किसने दिया था, समरफील्ड ने। या सब्सिडरी क्वांटम नंबर या सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी इसको बोला जाता है, जो कि सब शेल या सब ऑर्बिट्स को बताता है। एल क्या होता है बच्चों, एल जो मतलब जिसको आपने एजीमुथल क्वांटम नंबर बोला है, वो 0 उसकी वैल्यू हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 मतलब 0 से शुरू होता है। जैसे एन की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की 1 से शुरू होती है, ऐसी एल की वैल्यू 0 से शुरू होती है। ठीक है, जैसे आप यही तो लिखते हो, एस की वैल्यू 0 होती है, फिर आपके पास पी आ जाता है, डी आ जाता है, इसकी 1 होती है, इसकी 2 होती है, फिर एफ आ जाता है जिसकी 3 होती है। यही तो चलता रहता है अपने पास। ठीक है, मतलब एल वैल्यू कहाँ से कहाँ जाती है बच्चों, एल की वैल्यू आप लिख देते हैं कि आप लिखेंगे इसको, ये जो हमने लिखा है ये यहाँ पे, ठीक है, कि 0 1 2 3, ये तो हमने बता ही दिया। ठीक है, बता सकते हो ना, तो आप इसको निकाल देते हो कि 0 टू n-1 तक, 0 टू n-1 तक वो चलेंगी। अगर आपके पास n 3 दे रखा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 दे रखा है,
तो एल की वैल्यू पहली बात तो 3 ही आएंगी, बात समझ में आ रही है, एन की वैल्यू 3 ही आएंगी, जितना अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है एल की वैल्यू उतनी आती है, बस फर्क इतना है कि एन 1 से शुरू होता है तो एल 0 से 0, 1 और 2 ये वैल्यूज वहां पे आएंगी। मतलब कि अगर आपके पास क्या दे रखा है, आपके पास तीसरी शेल है तो उसमें ये नंबर ऑफ क्या हो जाएंगी, सब शेल हो जाएंगी, 3 ही आएंगी। ठीक है, बात समझ में आया, क्योंकि यही तो होती है बच्चों एस पी ओ डी, एन अगर 3 है तो, ठीक है ना, उससे आगे तो नहीं जाएगा, एफ तो नहीं आता उसमें। अगर n इज इक्वल टू 4 दे रखा है तो वैल्यू 4 ही आएंगी, 0, 1, 2 और 3, 4 वैल्यू होगी ना, 1, 2, 3 और ये 4, 4 के लिए 4 ही आएगा, बस वो 0 से शुरू हो जाता है और n 1 से शुरू हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आप मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे निकालते हैं, किसमें, l से, वो निकाला जाता है 2l+1 में, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या, ऑर्बिटल। ठीक है, और मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं बच्चों, वो निकाले जाते हैं 2l+1 से। मेरे हिसाब से तो आप बेसिक भी बता सकते हो, इन फॉर्मूले को रटने की कोई जरूरत वाली बात नहीं, पर कई बार ना डायरेक्ट यूं फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, बताइए भाई कि अगर आपको l से उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 2l+1 होगी। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए होते हैं l में, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, ऐसे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकाले जाते हैं l में। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम कैसे निकाला जाता है, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल पूछा गया है बच्चों, बिल्कुल पूछा गया है। ये होता है रूट एल, एल प्लस में 1, और बाहर आपका क्या आ जाता है h/2 पाई, h/2 पाई को क्या लिख सकते हो, h क्रॉस भी लिखा जा सकता है, रूट एल, एल प्लस में 1, ऐसे आप निकालते हो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको आप m से डिनोट करते हैं, जो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल बताता है बच्चों, क्या बताता है, ओरिएंटेशन बताता है, कौन सा, अपना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है उसकी, -L तक, जहाँ L की वैल्यू जो होगी ना उसकी कहाँ तक जाएगी, +L तक जाएगी, -L2 +L तक। जैसे आपको मान लीजिए दे रखा है 2 दे रखा है, L क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, M की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकाल दोगे, -2, -1, 0, +1, +2, ऐसे आप निकाल देंगे। ठीक है, तो ये ओरिएंटेशन बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अगर आपके पास L1 दे रखा है तो L1 के लिए क्या लिख दोगे, -L2 + L, तो -1, 0 और +1, ऐसे आप जाओगे। ठीक है, तो ऐसे आपकी वैल्यूज निकाली जाती हैं, किस चीज़ की बच्चों, ये आप निकालते हैं ऐसे एन की, जिसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आप बोलते हो। फिर आ जाता है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, सिम कह रहे हैं, स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है बच्चों, पहली बात तो आप यही जानते हैं, 2 ही वैल्यूज लिखी जाती है, +½ होगा या -½ होगा। ठीक है, मेन यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालना, जो कि निकाली जाती है 2s+1 से, 2s+1 से। कमाल की बात है, पहले आपको s निकालना आना चाहिए। s कैसे निकाले जाता है, s निकाला जाता है बच्चों n/2 से। n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये जो s की वैल्यू यहाँ पुट करोगे ना, ये क्या निकाली जाती है, n/2 से, और n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालनी 2s+1 से, s की वैल्यू कैसे निकालती है, n/2 से। ठीक है, यहाँ स्पिन क्वांटम नंबर, जैसे आपने अभी एंगुलर मोमेंटम निकाला ना पीछे, तो ऐसे ही ये भी निकाला जाता है, s+1, और बाहर क्या आ जाएगा, h/2 पाई। s की वैल्यू याद रखो, n/2 से निकालते हैं, n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तब जाके आपका स्पिन क्वांटम नंबर ऐसे निकलता है। चीज़ें समझ में आ गई हैं बच्चों, बहुत बढ़िया। फिर आपके पास क्या है, उपभाव प्रिंसिपल आ जाता है। उपभाव प्रिंसिपल क्या कहता है, बिल्डिंग अप उसका मतलब होता है बच्चों। एनर्जी, आप ये जानते हैं ना कि सबसे पहले एनर्जी, आप जिसमें एनर्जी कम होती है इलेक्ट्रॉन, उसमें आप भरिए। ठीक है, मतलब सबसे पहले एनर्जी कम हो, जैसे हम 1s में डाल देते हैं, उन्होंने ऐसे कुछ, आपको याद भी होगा, 1s उन्होंने फिर बनाया था 2s, 2p, फिर यहाँ 3s, 3p। ठीक है, फिर अपने पास ये आ जाएगा, यहाँ 3d में लिखेंगे, फिर 4s, फिर ये 4p, फिर आ जाएगा 4d, फिर आ जाएगा 4f, फिर अपने पास जैसे 5s, 5p, और ये 5d, 5f, और ये g अगर वगैरह तो
होता नहीं है पर लिख लो। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में आ जाता है, एस में, फिर किस में आ जाता है, 2s में, क्योंकि सबसे एनर्जी कम 1s की है, फिर 2s की होती है बच्चों, फिर किसकी आती है 2p की, फिर इलेक्ट्रॉन आएगा 3s में, फिर 3p में जाएगा, फिर 4s में, फिर आ जाएगा 3d में, फिर 4p में, और फिर 5s में। इसको n+l रूल भी बोला जाता है बच्चों। क्या बोला जाता है उस बाउ प्रिंसिपल को, n+l रूल। ये एनर्जी के बराबर होता है, मतलब जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होती है। अगर आपसे ये पूछा जाए भाई पहले इलेक्ट्रॉन, एक तो आपके पास 3d है और एक आपके पास 4p है, तो इलेक्ट्रॉन किस में भरोगे, जिसकी n की वैल्यू कम होती है पहले उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्योंकि अगर n ज़्यादा होगा तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी, पर पहले इलेक्ट्रॉन हम किस में फिल करते हैं, जहाँ पे एनर्जी क्या हो, कम हो। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपके पास एक तो बच्चों 3d है और एक आपके पास 4p है, ठीक है। इनका n+l निकालते हैं। n इसके लिए क्या है, 3 है, इसके लिए l की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, इसके लिए 2 है, क्योंकि आप ये जानते हो ना कि s के लिए 0 मतलब 0 होती है, और अपना p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है, l की वैल्यूज है ना ये, तो ये क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये 2 हो जाएगा। और अगर 4 के लिए इसकी बात करें तो 4 p के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, p के लिए 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगी अपनी, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, यहाँ पे 1 आना चाहिए ना बच्चों, मैं 4 सोच रही हूँ, यहाँ 1 आ गया तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2 था तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो n+l किसका ज़्यादा आया है बच्चों, n+l किसका ज़्यादा आया है, n+l ज़्यादा आया है किसका, 3d वाले का, ठीक है। तो आप ये जानते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन जहाँ n+l ज़्यादा होगा वहीं पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, और अगर कहीं सेम आ जाए n+l तो इलेक्ट्रॉन वहाँ जाएगा जहाँ n की वैल्यू कम होगी, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी सबको। तो जहाँ n+l क्या आ जाएगा ज़्यादा, वहाँ इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, और अगर n+l सेम है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, जहाँ पे n की वैल्यू कम होगी, ठीक है। फिर आपके पास कौन सा रूल होता है बच्चों, हुड्स रूल होता है। हुड्स रूल क्या कहता है कि पहले सब में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरो, पेयरिंग बाद में होगी, ये हुड्स रूल कहता है। पॉली एक्सक्लूसिव क्या कहता है कि भाई दो इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता, ये पॉली कहता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं बच्चों, इसमें कोई डाउट नहीं है। हुड्स रूल क्या कहता है कि भाई सब में पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन भरो, पेयरिंग बाद में होगी। पॉली एक्सक्लूसिव क्या कहता है कि दो इलेक्ट्रॉन का क्वांटम सेट कभी भी सेम नहीं हो सकता, ठीक है। फिर आपको ऑर्बिटल पता होने चाहिए। ऑर्बिटल क्या होते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 90 से 95% इतनी होती है, तो उसको आप क्या बोल देते हैं, ऑर्बिटल्स बोल देते हैं। शेप सबको पता होंगी, ये तो कोई नई बात नहीं है ना, आपको पता होना चाहिए अब नोडल प्लेन्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। एक तो एस के बारे में पूछा गया था बच्चों, एस ऑर्बिटल एक तो नॉन डायरेक्शनल होता है और एक स्फेरिकल नेचर का होता है। नोडल प्लेन उसमें नहीं होता है, प्लेन उसमें 0 होते हैं। नोडल प्लेन क्या होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो, उसको नोडल प्लेन बोला जाता है। एस नॉन डायरेक्शनल होता है और स्फेरिकल नेचर का होता है, और कोई उसमें नोडल प्लेन नहीं होता किसी भी तरीके का, ठीक है। बात समझ में आई। जैसे अगर हम पी ऑर्बिटल ऐसे बना दें तो हमें पता है भाई ये नोडल प्लेन है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसी वजह से आप इसको बोल देते हो कि भाई ये क्या है, एक नोडल प्लेन है, ठीक है। फिर जो आपने स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपके पास होती है, वहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ फिर आएंगे एक बार नोडल प्लेन पे, एक बार आपको बता देते हैं कि जो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है उसमें साई ऐसे लिख दिया जाता है, साई 210। तो बच्चों यहाँ 2 तो n बताता है, n जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तो वो 2 वैल्यू हो गई। ये जो दूसरा है ये l बताता है, मतलब l की वैल्यू 1 हो गई। और ये क्या है, ये m की वैल्यू है, मतलब m यहाँ क्या हो गया, 0 हो गया। तो अगर साई के पीछे ऐसे नंबर लिखे गए हैं, मतलब वो क्वांटम नंबर बता रहे हैं, वहाँ स्पिन की वैल्यू नहीं होती है। तो साई के पीछे जो वैल्यूज होती हैं 3 होती हैं, स्पिन की वैल्यू नहीं लिखी जाती है वहाँ पे, ठीक है। साई का फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी बताता है, साई का इंडिविजुअली कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, ठीक है बच्चों। फिर आपके पास दो तरीके के नोड्स होते हैं बच्चों, एक रेडियल नोड होता है और एक रेडियल नोड को स्फेरिकल नोड बोलते हैं बच्चों। एक कौन सा नोड होता है, एक होता है आपके पास रेडियल नोड्स, क्या होते हैं, रेडियल नोड होता है, इसी को क्या बोलते हैं, स्फेरिकल नोड भी बोलते हैं। और एक आपके पास एंगुलर नोड होता है, एंगुलर नोड। ये क्वेश्चन आपसे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एंगुलर नोड जो निकाला जाता है, जो एल की वैल्यू होती है वही उसका एंगुलर नोड होता है।
जैसे अगर मैं एस में बोलूँ कि एंगुलर नोड कितने होंगे तो आप बोलोगे 0, क्योंकि एस के लिए एल की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। अगर रेडियल नोड पूछे निकलवाए जाते हैं बच्चों, वो कैसे निकाले जाते हैं, n माइनस एल माइनस वन से। n माइनस एल माइनस वन से आप क्या निकालते हैं, स्फेरिकल नोड या फिर रेडियल नोड निकालते हो n माइनस एल माइनस वन से, ठीक है। और टोटल नोड्स कैसे निकाले जाते हैं, n माइनस वन से। तो आपको l की वैल्यू निकालनी भी आती होगी, n आपको जो ऑर्बिट नंबर होगा वही होगा, ये वैल्यू 1 है ही। जैसे आपको 3p के लिए दे दें तो यहाँ 3 पुट करोगे, माइनस l की वैल्यू इसके लिए 1 होती है, 1 पुट कर दोगे, यहाँ माइनस 1 पुट कर दोगे, ठीक है। तो ऐसे आप नोड्स निकालते हैं। और इसके लिए एंगुलर नोड क्या हो जाएगा, एंगुलर नोड इसके लिए l की वैल्यू 1 है तो एंगुलर नोड तो 1 ही होगा। यहाँ से आपने क्या निकाल लिए, स्फेरिकल नोड निकाल लिए। और टोटल नोड कैसे निकाले जाते हैं, n माइनस वन, मतलब 3 माइनस में 1 2, क्योंकि एक एंगुलर नोड था और एक ही क्या है यहाँ पे स्फेरिकल नोड है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ऐसे आप निकालते हैं इसको, नोड्स को, ठीक है बच्चों। फिर आपको पता होना चाहिए, एक होता है अपने पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लास्ट है ये टॉपिक। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि तब आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी एक मेटल सरफेस पे डालते हैं, तो एक, जैसे आप बोलते हो ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, कि एक अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए जिससे उस मेटल सरफेस से आप इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट आउट कर पाए। तो वो क्या होता है, उस वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने उसकी स्टडी की थी, कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां पे मैं स्ट्राइक करूं ताकि वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उसको बोला जाता है। एनर्जी होगी तो थ्रेशोल्ड एनर्जी आप उसको बोल देंगे। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए बच्चों फ्रीक्वेंसी में और इंटेंसिटी में। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ सकती है, इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कम और ज़्यादा निकाल सकती हूँ। अगर मैंने एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी की डाल दी, मतलब पहले अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे तो अब 10 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। पर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करने का मेरा मतलब ये होता है कि भाई वहाँ स्पीड बढ़ा सकती हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, स्पीड बढ़ा सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा सकते हैं फ्रीक्वेंसी से, इंटेंसिटी से नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बढ़ा सकते हैं। तो वहाँ क्या बोला गया था कि अगर भाई आपने एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी तो वो किसके बराबर होगी, एक तो जो, मतलब एक अमाउंट ऑफ एनर्जी आप डाल रहे हैं, इंसिडेंट जो एनर्जी डाली गई है, तो एक तो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी जो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगी, प्लस में जो बच जाती है जो एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में चली जाती है। क्योंकि सिर्फ आप इतना नहीं कर सकते, मुझे ये पता है कि मैं एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 5 जूल एनर्जी चाहिए, आपने 5 जूल एनर्जी डाल तो दी, वो इलेक्ट्रॉन बाहर तो निकल जाएगा, पर उसको चलने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए उस सरफेस से एक काइनेटिक एनर्जी की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो वो पूरा सम होता है। तो ये जो पूरी 5 जूल है इसको तो वर्क फंक्शन बोला जाता है, और जो मूवमेंट के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जो इंसिडेंट लाइट होती है वो वर्क फंक्शन प्लस में काइनेटिक एनर्जी, इतनी तब आप डालोगे तब वो बाहर निकलेगा। या फिर इसको एच म्यू, जो इंसिडेंट लाइट है, एच म्यू नोट प्लस में काइनेटिक एनर्जी के बराबर इसको लिखा जाता है, ठीक है। तो ऐसे आप इसको निकालते हैं, एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू नोट प्लस में काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे एटॉमिक्स जो स्ट्रक्चर है बच्चों, ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो